हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। आई होप आपने अकाउंटिंग रेशियोज के जो दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, उनको अच्छे से देख लिया होगा और फॉर्मूले भी लर्न कर लिए होंगे। एक बार फॉर्मूले का रिवीजन वीडियो पॉज करके जरूर कर लेना, अभी तक जितने भी फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, सॉल्वेंसी रेशियोज। कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलेगी या नहीं चलेगी, कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अपनी सॉल्वेंसी को जानने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा लॉन्ग टर्म में होगा कि नहीं होगा, बिजनेस को कैरी ऑन कर सके, उस चीज को जानने के लिए एक रेशियोज को स्टडी करते हैं, जिस रेशियोज का नाम होता है सॉल्वेंसी रेशियोज। इस रेशियो के अंदर बेसिकली 5 अलग अलग टाइप के रेशियोज हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है? अ सॉल्वेंसी रेशियो इज अ की मेट्रिक यूज टू मेजर एन एंटरप्राइज एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट या ऑब्लिगेशंस। कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस चीज को जानने के लिए हम कौन सा रेशियो स्टडी करते हैं? हम पढ़ते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज, राइट। अब solvency ratios indicate whether a company's cash flow is sufficient to meet its long term liability। कंपनी के पास इतना पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा कि कंपनी अपने जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, जिनकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी है, वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, राइट। उसके अंदर 5 रेशियोज है। डेट टू इक्विटी रेशियो द मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। फॉर्मूले बहुत आसान आसान है, जो भी हर्डल्स थे फॉर्मूले के वो हमने अभी तक खत्म कर लिए हैं। अब बहुत नॉर्मल नॉर्मल फॉर्मूलेज हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो। ध्यान से सुनो, यही है फॉर्मूला, डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी मतलब है डेट अपॉन इक्विटी, सिंपल। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? डेट टू इक्विटी यानी डेट अपॉन इक्विटी, और इसका जो आइडियल रेशियो है वो है 2:1। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो है 2:1, ये आप ध्यान रखना। और फॉर्मूला क्या है? डेट टू इक्विटी। अब डेट जो है, इसी डेट को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट, राइट। यानी ये जो डेट है ना, ये ओनली लॉन्ग टर्म डेट है। और लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकलता है बताओ क्लास? टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? लॉन्ग टर्म डेट। अगर आप बैलेंस शीट आपको याद हो तो बैलेंस शीट में यहाँ 2 चीजें होती हैं। पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा होता है टोटल डेट। और टोटल डेट के फर्दर 2 पार्ट है, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी, राइट। तो यही जो लॉन्ग टर्म डेट है ना, इसी को बोलते हैं डेट या लॉन्ग टर्म डेट, जिसके अंदर डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म, लोन लॉन्ग टर्म, प्रोविजंस आते हैं, जिसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट आता है। और इक्विटी को ही क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। अब इसका भी फॉर्मूला पता है आपको। शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 चीजें आती हैं, क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो लॉन्ग टर्म डेट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये होता है शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी का फॉर्मूला। ठीक है। तो ये आपके पास 2 फॉर्मूले हैं और ये मेन फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। इतना आपको ध्यान रखना है, ये दोनों आपको पहले से मैंने बता रखा है बैलेंस शीट के थ्रू। तो आपको डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी, दैट्स इट, सिंपल, राइट। लिखो इसे फटाफट। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। टोटल एसेट है 26 लाख की, टोटल डेट है 1,80,000, करंट लायबिलिटी है 20,000, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। अब थोड़ा ध्यान से समझना, आप सबको मैंने बैलेंस शीट सिखा रखी है बनाना, जिसके मदद से ना बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे। टोटल एसेट अगर 26 लाख का है तो ऑब्वियसली टोटल लायबिलिटी भी 26 लाख का होगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। अब लायबिलिटी में 2 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेट। अब टोटल डेट कितना है? 1,80,000। टोटल डेट कितना है? 1,80,000 है। और ये है टोटल डेट, और टोटल एसेट है 26 लाख। अच्छा 26 लाख है, ये 180 है, तो बताओ शेयर होल्डर्स फंड कितना आएगा? करो माइनस, बताओ शेयर होल्डर्स फंड कितना आएगा? तो यानी से एक फॉर्मूला यहां से मिल गया, क्या? टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी और टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। फॉर्मूला खुद बना रहे हो आप, राइट, खुद बनाते हो फॉर्मूला। शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स। और टोटल डेट कितना है? 1,80,000
और टोटल लायबिलिटी कितना है 26 लाख। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। तो 26 लाख में से घटा दोगे आप 1,80,000, तो शेयर होल्डर्स फंड तो आपका आ गया, शेयर होल्डर्स फंड आ गया कितना 24,20,000। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी का, डेट अपॉन इक्विटी, तो इक्विटी तो मिल गया 24,20,000। अच्छा, टोटल डेट 180 है, करंट लायबिलिटी 20 है, तो एक फॉर्मूला और बन गया क्या, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेट्स, राइट। तो डेट अपॉन इक्विटी, तो टोटल डेट है 1,80,000, 1,80,000 का टोटल डेट है, जिसमें 20,000 का करंट लायबिलिटी है, तो जो 1,60,000 बचा हुआ है वो आपका लॉन्ग टर्म डेट है। तो 160 अपॉन 24,20,000, 0.067 रेशियो 1, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देखो फॉर्मूले की टेंशन ही खत्म है। अगर आपको मैंने फॉर्मूला मेकिंग सिखा दिया है ना, फिर आपको कहीं फॉर्मूला दिक्कत देगा ही नहीं। तो डेट अपॉन इक्विटी, तो डेट मतलब हो गया लॉन्ग टर्म डेट जो कि निकलेगा टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, और इक्विटी मतलब होगा शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस टोटल डेट। ये टोटल डेट है 180 का, आपका आ गया 26 में से घटा दिया आपने, 180 आ गया 24,20,000। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और डिबेंचर्स और करंट लायबिलिटी। देखो डेट टू इक्विटी का मतलब डेट अपॉन इक्विटी, सिंपल सी बात है, डेट है आपका 1,30,000 का, फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में, और इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड जिसका फॉर्मूला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं, प्लस जनरल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इन सबको ऐड करोगे तो 6,40,000 का आपका आ गया, 6,40,000। तो 13:64, ये आपका आ गया डेट टू इक्विटी रेशियो। पूरा काट के भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। अगर आप 13/64 कर लोगे तो ये 0.203 रेशियो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो मर्जी आपकी है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा। ओके, तो ये हो गया डेट टू सॉरी आई एम सॉरी डेट टू इक्विटी रेशियो। मूविंग टू नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, शेयर होल्डर फंड है 2 लाख, आपको निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियो। देखो आपको बैलेंस शीट सिखाया था बनाना, कैपिटल एम्प्लॉयड सारा का सारा होता है पूरा, सिर्फ एक चीज बच जाता है क्या, करंट लायबिलिटी, फिर इधर आता है टोटल लायबिलिटी। तो ये पूरा का पूरा जो दे रखा है वो है 8 लाख का। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आती हैं, सबसे पहला शेयर होल्डर फंड और फिर आता है लॉन्ग टर्म डेट, और इन दोनों को जोड़ के आता है टोटल डेट, बट ये कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, हमें टोटल डेट की जरूरत ही नहीं है। अब शेयर होल्डर फंड है 2 लाख का, अगर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख का, शेयर होल्डर फंड 2 लाख का है, तो लॉन्ग टर्म डेट कितने का आएगा, ऑब्वियसली 6 लाख का लॉन्ग टर्म डेट आएगा। हमें ना करंट लायबिलिटी से मतलब है ना टोटल लायबिलिटी से मतलब है, हमें तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। तो मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, यहां से देखो कैसे बनेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड, और ये फॉर्मूला होता भी है, देखो फॉर्मूला मेकिंग में सिखा रखा है मैंने, प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट दोनों को ऐड करोगे, क्या आएगा आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है यहाँ पे 8 लाख का, शेयर होल्डर्स फंड जो है वो है 2 लाख का, प्लस लॉन्ग टर्म डेट हमें चाहिए, तो लॉन्ग टर्म डेट आ गया 6 लाख का, लॉन्ग टर्म डेट मिल गया आपको, कितने मिल गया 6 लाख का। अब डेट टू इक्विटी रेशियो में डेट है आपका 6 लाख का, और जो इक्विटी है वो है शेयर होल्डर फंड, वो है 2 लाख का, इक्विटी को ही शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। इसका आंसर रेशियो में आता है ना 3:1। तो इस तरीके से डेट टू इक्विटी रेशियो के क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगेन यही एक और क्वेश्चन है डेट टू इक्विटी रेशियो तो अगेन डेट टू इक्विटी, अब डेट इसके अंदर क्या क्या है देखो, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, ये एसेट है बेटा, ध्यान रखना, आपने एडवांस दिया है ना, यह करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब ये दोनों है आपका लॉन्ग टर्म डेट है ना, 420 प्लस 140, तो डेट अपॉन इक्विटी, तो ये हो गया डेट 420 प्लस 1,40,000, ये हो गया आपका डेट। और इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, वो यहाँ पे कहीं भी क्लास मुझे दिख नहीं रहा कि क्या है शेयर होल्डर फंड, तो आप कैसे निकालोगे ध्यान से समझना। आप बैलेंस शीट बनाओगे, जब आपको कुछ समझना है ना तो बैलेंस शीट बना देना, उससे आराम से क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि फिक्स असेट कितने का है 8,40,000।
अब इसमें से 140 का डेप घटा दो, तो कुल मिला के जो फिक्स असेट बचा है ना वो 7 लाख का बचा आपके पास। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 14,000 ओनली। एडवांस दिया है लोन 56,000 का। करंट असेट है 3,50,000 का। करंट लायबिलिटी यहाँ पे लिख दो है कितना, 2,80,000। और जो लॉन्ग टर्म डेट है उन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 420 प्लस 140, ये आ गया 560, 5,60,000। 420 प्लस 140 आ गया 560। अब आप टोटल कर लो तो टोटल एसेट कितना आएगा, 14,000 प्लस 56 70,000 प्लस 350 प्लस 7 लाख, ये आ गया 11,20,000 टोटल एसेट। तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी आएगी, 11,20,000। अब ये है टोटल डेट, यानी लॉन्ग टर्म सॉरी, ये है आपका करंट लायबिलिटी है 280 और टोटल जो लॉन्ग टर्म डेट है वो है आपका 560। तो टोटल डेट ये हो गया, और इधर क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड। तो 11,20,000 में से घटा दो आप 5,60,000 और 2,80,000, तो ये आ गया 2,80,000 आपका शेयर होल्डर फंड। ध्यान रखना मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, टोटल डेट, ठीक है, प्लस शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो जो टोटल लायबिलिटी है वो है 11,20,000, शेयर होल्डर फंड हमें निकालना है, और टोटल डेट दे रखा है आपको क्लास कितना, 567 8,40,000। तो इसको सॉल्व करके जो शेयर होल्डर फंड आ गया वो आ गया 2,80,000। तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट आ गया 560, ये आ गया 560 ऊपर, नीचे आ गया 280, तो आंसर आ गया 2:1। तो अगर आपने ये फॉर्मूला मेकिंग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको मतलब इजी हो रहा है कि नहीं बैलेंस शीट बनाने के बाद, बिकॉज फॉर्मूला मेकिंग अगर आप सीख गए ना तो टेंशन हट जाती है फॉर्मूले को लर्न करने का, आप एक ही बार में फॉर्मूला सीख जाते हो, राइट। चलो सॉरी, अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज टिक करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये CUET 12th के जो 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं ना सॉरी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ना दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ध्यान से समझो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। डेट इक्विटी रेशियो आ गया 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस whether this ratio will increase or decrease or not change in which of the following cases। तो किस किस केस में डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा, घटेगा या कोई चेंज नहीं होगा, और आपको रीजन के साथ बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन ना रट्टा मारने वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, जिनको डीप नॉलेज है ना वही बच्चे ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो ध्यान से अच्छे से समझना, मैं एक एक करके आपको बताता हूं क्या क्या होगा इसमें। सबसे पहला परचेज ऑफ फिक्स असेट बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन। आपने फिक्स असेट खरीदा, और फिक्स असेट यहां पे कहीं नहीं है, लेकिन जो लोन लिया है ना वो लोन आपके डेट को बढ़ाएगा। तो आप रीजन मैं आपको ओरली बता रहा हूं, ठीक है, आप लिखना रीजन क्या होगा, इंक्रीज, आप इसका सही आंसर है इंक्रीज, आप लिखोगे दिस लीड्स टू इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट बट देयर इज नो चेंज इन इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, हेंस रेशियोड इंक्रीज, रेशियोड इंप्रूव या रेशियो विल इंक्रीज, ये लिखना आप, ठीक है। दूसरा, सेल ऑफ फिक्स असेट। अब फिक्स असेट तो यहां कहीं आता नहीं है 40,000 का फिक्स असेट फिक्स असेट कितने का है, 40,000 का, 5,000 घाटे में बेचा। देखो लॉस ना यहाँ आता है, ये इक्विटी के अंदर ना शेयर होल्डर फंड के अंदर ही आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो प्रॉफिट भी यहीं पे आता है, लॉस भी यहीं पे आता है। प्रॉफिट इक्विटी को बढ़ाएगा, लॉस इक्विटी को कम करेगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कम हो गया तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डिनोमिनेटर कम हो गया तो रेशियो इंक्रीज करेगा। 5/5 क्या होता है 1, और 5/4 हो गया तो कम हो गया डिनोमिनेटर, तो क्या होगा 1.25, तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो आप लोगों को दिस लीड्स टू डिक्रीज इन इक्विटी बट देयर इज नो चेंज इन डेट, हेंस रेशियो वुड इंक्रीज। तीसरा करो अपने आप, सेल ऑफ फिक्स असेट 40,000, 40 की चीज 50,000 बेचा, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट जो है वो इक्विटी को बढ़ाएगा, है ना, इक्विटी को प्लस करेगा। तो क्या लिखोगे, अगर कोई भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर प्लस है तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज। तो आप लिखोगे क्या लिखोगे क्लास, सेल ऑफ फिक्स असेट 40,000 का बुक वैल्यू है और बेचा कितने हैं 50,000 में, तो 10,000 का लॉस हो गया, सॉरी 10,000 का प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट इक्विटी को बढ़ाएगा। और किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर प्लस हो रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, लाइक 5/5 क्या था 1 था, लेकिन 5/6 होगा ना तो ये 1 से कम हो जाएगा, तो ये डिक्रीज हो गया। तो आप लिखोगे दिस लीड्स टू इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड बट देयर इज नो चेंज इन डेट, हेंस रेशियो डिक्रीज। इश्यू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश,
ध्यान से देखो, डेट अपॉन इक्विटी, शेयर आपने इश्यू किया तो इक्विटी बढ़ेगा और कोई चेंज नहीं आएगा, डेट में कोई चेंज नहीं है, तो क्या लिखोगे क्लास, दिस लीड्स टू डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो बिकॉज दिस लीड्स टू इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स फंड। एक शेयर कैपिटल इसी के तो अंदर आता है, इक्विटी के अंदर। बोनस शेयर, ध्यान से अच्छे से समझना, बोनस शेयर इश्यू करोगे शेयर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन बोनस शेयर जब कंपनी इशू करती है ना, तो भाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व, कंपनी रिजर्व को कैपिटलाइज करके ही बोनस शेयर इशू करती है। मतलब बोनस शेयर कंपनी या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से या कैपिटल रिजर्व से निकाल कर बोनस शेयर इशू करेगी। तो 5 लाख का शेयर इशू कर दिया तो 5 लाख का रिजर्व भी कम हो गया आपसे, तो ये कैंसिल हो गया। सो देयर इज नो चेंज। दिस लीड्स टू आई एम सॉरी, leads to increase and decrease increase and decrease the shareholders fund with the same amount। तो जब आप बोनस शेयर इशू करोगे ना, तो शेयर होल्डर फंड आपका बढ़ेगा भी शेयर इशू करने से और घटेगा भी। सो देयर इज नो चेंज। अगला है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया है, ध्यान समझना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। देखो जब भी आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे ना, है ना, तो डिबेंचर्स जब आप रिडीम कर रहे हो तो वो भाई, जब आप डिबेंचर को रिडीम करोगे तो वो डिबेंचर करंट लायबिलिटी में पहुंच चुका होगा। मैच्योर डिबेंचर्स आर शोन इन करंट लायबिलिटी, दिस लीड्स टू डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा और कैश भी डिक्रीज होगा। ना यहाँ करंट लायबिलिटी आता है ना यहाँ कैश आता है, सो देयर इज नो चेंज। यहाँ पे क्लास रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स क्या हो गए, कम हो गया, और शेयर्स क्या हो गया क्लास, बढ़ गया। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स कम हो गया, शेयर्स बढ़ गया। अगर मान लो ये करंट लायबिलिटी से माइनस करोगे तब भी डिनोमिनेटर तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर डिनोमिनेटर प्लस हो गया तो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स फंड एंड देयर इज नो चेंज इन डेट। हेंस अगर डिनोमिनेटर प्लस हो रहा है तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये लिख के आप 2 लाइन लिख दोगे ना, इनफ है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, बताओ क्लास, अगर आप फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, तो होगा कैसे डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड को, डेट अपॉन इक्विटी। देखो फाइनल डिविडेंड जब भी डिक्लेयर करोगे आप प्रॉफिट में से ही तो करोगे या रिजर्व में से करोगे, तो डिविडेंड जैसे डिक्लेयर करोगे यहां से वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट्स कम हो जाएगा या रिजर्व कम हो जाएगा। इक्विटी कम तो रेशियो वुड इंक्रीज, तो रेशियो क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज। तो दिस लीड्स टू reduce equity shareholders and hence ratio would, debt equity ratio would increase। तो ये सॉरी ये पूरा का पूरा क्लास इंक्रीज डिक्रीज वाली जो चीज़ें हैं उसको आई होप आप अच्छे से कर लोगे और कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने रेशियोज को अच्छे से पढ़ रखा है ना, डेट इक्विटी रेशियोज को अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आपको पता है डेट के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, और फ्रैक्शन का नॉलेज है आपको। ये किसी बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप ऐसे समझो, पहले 5/5 था तो 1 था, अगर आप 5/6 कर लोगे तो क्या होगा, ये बढ़ गया ना डिनोमिनेटर 5 की जगह क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब आप क्या करोगे, 5/5 1 आ रहा है, अब ये 5/6 है, तो अब क्या करोगे आप बताओ। 5/6 है तो क्या करोगे, 1 से कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड है ना, एक सेकंड यार, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी लगता है, फिर से देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, आप जब डिविडेंड डिक्लेयर करोगे ना तो वो कहाँ से डिक्लेयर करोगे, इसे यहाँ से, ये माइनस होगा यहाँ से, सही किया है, ये माइनस होगा बिकॉज रिजर्व में से करोगे, मुझे गलती से मैंने ये ले लिया ये तो इसका था, ये वाला है इसका, तो यहाँ से माइनस होगा तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आराम से समझ जाओगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैंने यहाँ करा दिया। अगर आपको ज़रूरत है ऐसे और क्वेश्चंस की तो आप मुझे बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज वाले हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाऊंगा। मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है क्लास टोटल असेट टू डेट रेशियो। इसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। देखो नाम से पता पड़ रहा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ऊपर आ गया क्लास आपका टोटल एसेट्स और नीचे क्या आ गया आपका क्लास, लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, दैट्स इट। ऊपर आएगा टोटल एसेट और नीचे क्या आएगा आपका, लॉन्ग टर्म डेट। तो ये बताता है कि हमारे टोटल एसेट कितने हैं और लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं। तो टोटल एसेट लॉन्ग टर्म डेट की कितने गुना है, ये रेशियो हमें बताता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है टोटल डेट है 60 लाख का, शेयर होल्डर फंड है 10 लाख का, रिजर्व सरप्लस है 2.5 लाख का,
और करंट असेट है 25 लाख का, वर्किंग कैपिटल कितने का 5 लाख का। तो जो वर्किंग कैपिटल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितने का है यहाँ पे 5 लाख का है, करंट असेट जो है वही 25 लाख का, करंट लायबिलिटी पता नहीं है। अब सीएल को इधर भेज दो, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 25 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 20 लैक्स। आगे की क्लास बात समझ। तो जो करंट लायबिलिटी है इसका अमाउंट जो आ गया वो 20 लाख है, करंट असेट का कितना है क्लास आपको वही दे रखा है 25 लाख। अच्छा अब ये दे रखा है, आप इसका क्लास ना एक बैलेंस शीट बना लो, उससे क्लियर हो जाएगा। टोटल डेट तो ये रहा कितने का है 60 लाख का, शेयर होल्डर फंड ये रहा। जब आपको शेयर होल्डर फंड दे रखा है तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ऑलरेडी आपको दे रखा है 10 लाख, तो आपको इसकी कोई जरूरत अब नहीं है। तो ये आ गया आपका क्लास 10 लाख, तो ये टोटल आ गया 70 लाख, टोटल लायबिलिटी 70 लाख। अब जब टोटल लायबिलिटी 70 लाख है तो ऑब्वियसली टोटल एसेट जो होगा वो भी 70 लाख होगा। तो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी 70 लाख है तो टोटल एसेट भी कितना होगा 70 लाख होगा। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू 70 लाख। अच्छा टोटल लायबिलिटी कैसे निकालोगे, पेपर में से एल मत लिखना, पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा आपको। टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट। ओके ये टोटल डेट है 60 लाख का। अच्छा अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो टोटल असेट कितना आ गया 70 लाख अपॉन डेट, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ डेट का मतलब क्या है लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा टोटल डेट आपको दे रखा है 60 लाख का, तो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी घटा दोगे तो क्या आ जाएगा लॉन्ग सॉरी टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी घटा दोगे क्या आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल डेट कितने का है 60 लाख का, माइनस करंट लायबिलिटी जो है वो कितने का है 20 लाख का, तो आ गया लॉन्ग टर्म डेट जो कितने का क्लास आ गया 40 लाख का। तो ये आ गया 40 लाख, तो 70 लाख डिवाइड बाई 40 लाख, ये आ गया 1.75 रेशियो 1। तो टोटल डेट था 60 लाख का, करंट लायबिलिटी 20 लाख, 60 में से 20 गया तो 40 लाख का आपका आ गया लॉन्ग टर्म डेट। तो शेयर होल्ड ये आपका टोटल असेट टू डेट रेशियो फॉर्मूला होगा टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो ये रेशियो भी आपका क्लास अच्छे से हो गया, टोटल असेट टू डेट रेशियो। और कर लेते हैं, शेयर होल्डर्स फंड आपको मिल गया, टोटल डेट आपको मिल गया, करंट लायबिलिटी। अच्छा टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी घटाओगे तो क्या आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल डेट कितना है 3,60,000, करंट लायबिलिटी कितने का है 40,000, तो आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म डेट। तो 3,60,000 माइनस 40,000, तो लॉन्ग टर्म डेट कितना आएगा 3,20,000। तो लॉन्ग टर्म डेट आपको मिल गया 3,20,000 का लॉन्ग टर्म डेट। अब टोटल असेट टू डेट रेशियो मतलब टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, तो लॉन्ग टर्म डेट कितने का है 3,20,000। अब टोटल असेट कैसे निकालोगे, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट, आपको टोटल असेट मिल जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड कितने का 1,60,000 का, टोटल डेट है 3,60,000, तो ये आएगा 5,20,000। आप समझो मेरी बात को, देखो ये है शेयर होल्डर्स फंड जो कि है 1,60,000 और ये है टोटल डेट जो कि है 3,60,000, दोनों को जोड़ोगे आएगा टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी ही किसके बराबर है टोटल एसेट के। तो 360 प्लस 120 इट्स 520। ठीक है, तो आप सॉल्व करो इसको 520 डिवाइड बाई, देखो कैलकुलेशंस बहुत है इसमें, मतलब यार कैलकुलेशंस काफी हैं। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट भी लिखते हो ना तो भी चलेगा, 1.62 1.63 जो कुछ भी लिख सकते हो चलेगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो देखो ये रहा टोटल असेट, आपको खुद ही दे रखा है टोटल असेट 15 लाख का, और डेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। अब लॉन्ग टर्म डेट तो पता नहीं है, तो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल डेट कितने का है 12 लाख का, माइनस करंट लायबिलिटी, ये सारी चीजें करंट लायबिलिटी है, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं करंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी कितने का आ गया 2,20,000 का आ गया, 90 60 150 प्लस 50 2,20,000। तो टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी जो कि है 2,20,000 का, तो आपको मिल जाएगा क्या लॉन्ग टर्म डेट। तो 12 लाख माइनस 2,20,000 ये आएगा 9,80,000। तो 9,80,000 क्या आ गया आपका लॉन्ग टर्म डेट आ गया है ना। तो टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, तो ये लॉन्ग टर्म डेट है 9,80,000। तो 15 लाख डिवाइड बाई 9,80,000, ये आ गया 1.53 रेशियो 1। ठीक है,
तो इस तरीके से आप टोटल असेट टू डेट रेशियो की कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, राइट। नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो, ध्यान रखना, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड, या इसे इक्विटी बोल दो, आप इसे इक्विटी बोल सकते हो, शेयर होल्डर्स फंड बोल सकते हो, या प्रोप्राइटर्स फंड भी बोल सकते हो, एक ही बात है। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। तो टोटल असेट का फॉर्मूला तो पता ही है, नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करेंट असेट। और जो शेयर होल्डर्स फंड है, ध्यान समझना, जो शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हो गया प्रोप्राइटरी रेशियो, या फिर आप इसे कह सकते हो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। अब यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, तो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। तो जो नॉन करेंट एसेट्स है और नॉन करेंट एसेट है और करेंट एसेट है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो टोटल एसेट इक्वल टू नॉन करेंट एसेट आ गया 13,20,000 प्लस करंट एसेट आ गया 6 लाख। तो 13,20,000 प्लस 6 लाख, ये आ गया आपका 19,20,000। तो टोटल एसेट आ गया 19,20,000। और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। बड़ा फॉर्मूला जरूर लिखना। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो 3 लाख का शेयर कैपिटल है और 1,80,000 का रिजर्व एंड सरप्लस, और तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ही थोड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये आ गया 4,80,000 और नीचे आएगा 19,20,000 शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल। अच्छा, ये क्या बताता है रेशियो? ये रेशियो बताता है कि जो आपका, अच्छा, ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो है ना, आप इसे परसेंटेज में भी लिख सकते हो, आप पॉइंट में, मर्जी तुम्हारी है, मैंने इसे परसेंटेज में लिख दिया तो होगा क्लास 25%। आप चाहो तो इसे परसेंटेज में भी लिख सकते हो और पॉइंट में, दोनों तरीके से अलाउड है, मतलब फ्रैक्शन में भी अलाउड है, लेकिन यहाँ पे या रेशियो में भी अलाउड है। यहाँ पे हम परसेंटेज में करेंगे। तुम जो फॉर्मूला है उसमें इंटू 100 कर दो और ये जो आंसर आएगा ये आएगा क्लास परसेंटेज में। तो ये क्या बताता है? ये परसेंटेज बताएगा कि टोटल असेट का कितना परसेंट शेयर होल्डर्स फंड है। अगर टोटल एसेट हमारी 100 रुपए की है तो शेयर होल्डर फंड 25 रुपए का है, तो 25% है। तो शेयर्स का कितना पैसा है टोटल एसेट में से शेयर होल्डर्स का पैसा कितना है, वो रेशियो बताता है प्रोप्राइटरी रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। अब टोटल डेट है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, आपको पता होगा कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो सम के किसकी सम के बराबर होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ सम ऑफ शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अब वर्किंग कैपिटल जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 5 लाख का, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी कितने का आ गया? 20 लाख का। अब इस इक्वेशन से पता चल गया करंट लायबिलिटी हमारा 20 लाख का आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है आपको? 50 लाख का। शेयर होल्डर फंड मुझे नहीं पता कितना है, वो तो चाहिए ही मुझे, और लॉन्ग टर्म डेट भी नहीं पता, लेकिन टोटल डेट पता है। अब टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट। पहले ही क्लास में फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकलेगा? टोटल डेट माइनस शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट कितने का? 60 लाख का। करंट लायबिलिटी हमको मिल चुका है कितने का? 20 लाख का। तो लॉन्ग टर्म डेट आ गया 40 लाख का। 40 लाख का लॉन्ग टर्म डेट। यहाँ रख दो क्लास लॉन्ग टर्म डेट 40 लाख का। अब इधर भेज दो, 50 में से 40 गया, शेयर होल्डर फंड आ गया 10 लाख का। शेयर होल्डर्स फंड जो आ गया वो कितना आ गया? 50 में से 40 गया, तो शेयर होल्डर्स फंड आ गया आपका 10 लाख का। ये आ गया आपका शेयर होल्डर्स फंड, जो कि कितने का है? 10 लाख का है, ठीक है। अब प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो ये रहा शेयर होल्डर्स फंड 10 लाख अपॉन टोटल एसेट। तो जो टोटल एसेट्स है इस क्वेश्चन में वो हमें निकालना है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो टोटल एसेट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। ये भी ध्यान रखना आप, अगर आपने बैलेंस शीट बनाया हो, आपको याद हो, तो सारा का सारा बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिर करंट लायबिलिटी बचता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? 50 लाख का, प्लस करंट लायबिलिटी जो कि आपने कहा 20 लाख, तो ये 70 लाख हो गया। 10 लाख अपॉन 70 लाख, 10 लाख डिवाइड बाई 70 लाख इंटू 100, ये आ गया क्लास इंटू 100 करोगे तो 14.28%, ठीक है। 10 लाख अपॉन 70 लाख इंटू 100, 14.28% आपका आंसर आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड आपको सबको पता है कहाँ पे? शेयर होल्डर फंड आपने निकाल लिया 10 लाख का, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो जो टोटल एसेट है वो टोटल डेट
प्लस शेयर होल्डर फंड के बराबर है 60 लाख का टोटल डेट और शेयर होल्डर फंड है 10 लाख 70 लाख। या फिर ऐसे समझ लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इनके बराबर है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 50 लाख का, करंट लायबिलिटी 20 लाख का, 70 लाख, मर्जी आपकी है। तो टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट बराबर होता है। तो टोटल लायबिलिटी अगर 70 लाख है तो टोटल एसेट भी 70 लाख होगा। तो जितने मामले बना सकते हो आप बना के लिख सकते हो यहाँ पे, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी और टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट या कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, बात बराबर ही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी बताना है क्लास रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो 0.8:1 है। तो मैं मान लेता हूँ कि प्रोप्राइटरी रेशियो है 8 लाख अपॉन 10 लाख। तो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड 8 लाख का है और टोटल एसेट 10 लाख का है। अब आपको यहाँ पे चाहे आप न्यूमेरिकल कर लो, चाहे क्लास आप थ्योरी करके आंसर दे दो, बस आपको इंक्रीज डिक्रीज बताना और साथ में रीजन को भी बताना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला ऑब्टेन लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन। तो अब ये फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया और फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। अगर आपने लोन लिया है तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, शेयर होल्डर फंड में कोई चेंज नहीं आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। यानी क्या लिखोगे क्लासेस में, आप इसमें लिखोगे दिस लीड्स टू, ये बढ़ जाएगा 5 लाख, है ना। तो पहले 0.8 था, लेकिन अभी 8 लाख को अगर 15 लाख से डिवाइड दोगे तो आएगा 0.5, तो रेशियो डिक्रीज। तो आप इसको सॉल्व करके रेशियो क्या आएगा 0.5:1। तो आप क्या लिखोगे 0.53:1, 0.53:1। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन टोटल एसेट, बिकॉज आप लोन लोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बैंक एसेट है, बैंक बैलेंस एसेट है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन टोटल एसेट, हेंस रेशियो वुड, जो रेशियो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, फ्रॉम 0.81 टू 0.53:1। आई क्लास बात समझ। तो ये हो गया आपका प्रोप्राइटरी रेशियो, पहला जो रेशियो है, पहला आंसर क्या होगा, डिक्रीज। दूसरा, मशीन परचेज 2 लाख बाई चेक, नो चेंज। क्यों, आपने मशीन खरीदा तो मशीन मान लो खरीदा आपने 2 लाख का, प्लस कर दिया यहाँ पे, इसे हटा दो। अब 2 लाख का प्लस, चेक से पेमेंट किया 2 लाख माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। दिस लीड्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टोटल एसेट विद द सेम अमाउंट, तो रेशियो नो चेंज। ओके। तीसरा, रिडीम 7% डिबेंचर्स, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो 3 लाख का, तो होगा क्या, प्रेफरेंस शेयर्स माइनस होगा, यानी ये माइनस हो जाएगा 3 लाख से। ठीक है, और रिडीम पैसे से करोगे ना तो कैश भी माइनस हो जाएगा 3 लाख से। तो ऊपर बचेगा 5 लाख और नीचे कितना बचेगा क्लास, नीचे बचेगा 7 लाख। तो 5/7 तो आएगा 0.7:1। अगर दोनों जगह से माइनस कर दिया है आपने सेम फिगर, तो यहाँ पे रेशियो होगा 0.7:1, यानी कि पहले 0.8 था, 0.7, रेशियो डिक्रीज, तो लिखो यहाँ पे डिक्रीज। अब आप यहाँ रीजन क्या लिखोगे, दिस ट्रांजेक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन shareholders fund and total asset with the same amount, hence ratio डिक्रीज। तो रेशियो क्या हो रहा है क्लास, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और रेशियो नाउ रेशियो बिकम 0.7:1। 2 लाइन की कैलकुलेशन करके भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, क्योंकि फिगर दे रखा है आपको 3 लाख, तो यहाँ से आपने अज्यूम तो कर रखा है कि शेयर फंड 8 लाख है, टोटल एसेट 10 लाख है, तो आप कर सकते हो। इशू इक्विटी शेयर्स टू वेंडर बिल्डिंग परचेज फॉर 7 लाख। आपने शेयर्स इशू कर दिया है ना, अगर आपने शेयर इशू किया, पहले 8 लाख 10 लाख था, शेयर आपने इशू कर दिया, तो भाई शेयर बढ़ जाएगा 7 लाख रुपए। लेकिन शेयर इशू किया तो बिल्डिंग भी तो आया, तो बिल्डिंग भी बढ़ जाएगा, तो ये शेयर होल्डर फंड भी बढ़ेगा और बिल्डिंग बढ़ेगा। लिखोगे दिस लीड्स टू इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड्स एंड इंक्रीज इन टोटल एसेट। This leads to increase in shareholders fund and increase in total asset with the same amount. Hence, ratio ये क्या होगा, increase करेगा। देखते हैं, ये आ गया 15 लाख, ये गया 17 लाख, तो 15/17। अब रेशियो आ रहा है 0.88:1, पहले 0.8 था। सो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन शेयरहोल्डर, इंक्रीज इन प्रोप्राइटरी रेशियो। रिडीम 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस डिबेंचर। देखो, अगर आप रिडीमेबल डिबेंचर्स, अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे ना तो करंट लायबिलिटी कम होता है, बिकॉज जो डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं ना वो करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, तो करंट लायबिलिटी कम हो गया। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कम हो गया, और रिडीम करोगे तो कैश भी कम होगा, टोटल एसेट भी कम होगा 6 लाख से। तो जो पहले था वो था क्लास 8 लाख अपॉन 10 लाख, अब यहाँ से 6 लाख रुपए कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पैसे दे दिए रिडीम करते वक्त, तो ये बचेगा 8 लाख अपॉन 4 लाख 2। तो this leads to increase in proprietary ratio because this transaction leads to decrease in current liability and decrease in total asset, या decrease in cash balance, और cash balance तो already total asset के अंदर ही आता है। So there is no change in shareholder fund
और द रेशियो वुड इंक्रीज, रेशियो जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। 8 लाख 10 लाख था पहले ही, 8 लाख में कोई चेंज नहीं है, 10 में से 6 चला गया, कैश निकल गया 6 लाख रुपए टोटल एसेट में से, बचा 4, 8/4 2, तो रेशियो वुड इंक्रीज टू रेशियो 1। अब रेशियो हो गया, पहले 0.8 रेशियो 1 था। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन, जहां ज्यादा समय लगता है समझने में, मैंने डीपली समझाया, काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए। अब हमने प्रोप्राइटरी रेशियो तक आज कर लिया है, अब आपकी ड्यूटी यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के फॉर्मूला याद करके कॉन्सेप्ट समझ के आना। कोई डाउट हो तो मुझे बताना, अगली क्लास में फिर से कवर करूंगा। इसमें 2 रेशियो और रह गए, जो क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे और अपना सॉल्वेंसी रेशियो खत्म हो जाएगा, फिर एक्टिविटी बचेगा और प्रॉफिटेबिलिटी बचेगा, और इसके साथ हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के याद करके आना। कोई डाउट कोई दिक्कत तो कॉमेंट्स में बताना मुझे, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो क्लास अभी भी इस वीडियो को, तो मुझे कॉमेंट में बताना कि आपने एंड तक देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।